जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। इस बी पार्ट में हम अपना फ्रेश चैप्टर 16 शुरू करेंगे। चैप्टर 16 हमारा रिलेट करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट से, और इकोनॉमिक्स के पोर्शन का हमारा ये सेकंड लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद फिर हमारा एक चैप्टर इसका इकोनॉमिक्स के पोर्शन का चैप्टर नंबर 12 से शुरू किया था ना हमने, चैप्टर 11 रह जाएगा। चैप्टर 11 रह जाएगा। सर फिर चैप्टर 12 से शुरू क्यों करवाया था? तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर 12 से क्यों शुरू करना हूँ। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़े हैं, जब हम चैप्टर 11 पढ़ रहे होंगे तो तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट जो है वो चैप्टर 11 में दोबारा रिपीट हो रहे होंगे। तो वो ऐसा चैप्टर है जो कि बाकी चैप्टर्स का मजमूआ है। तो अगर मैं वो पहले पढ़ाता तो प्रॉब्लम ये होनी थी कि ये सारी चीज़ें जिसकी अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, तो वो एक एक चीज़ में उस चैप्टर में आपको बताता, ज़्यादा डिटेल में वो चैप्टर होता। और दूसरी बात ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी उस लेवल की ना होती कि जितनी अब उसके इसके बाद जो हम जाएंगे चैप्टर 11 की तरफ, तो जैसे ही मैं बताऊंगा चीज़ें, चूँकि हमने एडवांस लेवल पे फुल फ्लेज चैप्टर सारे पढ़ चुके हैं, तो अब इंशाल्लाह हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चैप्टर 16 हमें क्या सिखाता है? चैप्टर 16 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। इससे पहले ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का जिक्र जो पिछले चैप्टर में आया, चैप्टर 13 में भी ये था। ये चैप्टर 13 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, फिर फिस्कल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में भी, फिर मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि चूंकि ये पॉइंट इस वजह से नहीं आ रहा, ये गवर्नमेंट से रिलेट करता है। और सेंट्रल बैंक वाले में करंट अकाउंट डेफिसिट था, तो वो बातें भी सारी इधर होंगी। तो सर इस चैप्टर का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक हिस्सा है जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अच्छा उससे पहले मुझे यह बताएं कि क्या पाकिस्तान बाहर की दुनिया से कोई चीज खरीदता है? यस, पाकिस्तान बाहर से दुनिया से बहुत सारी चीजें खरीदता है। जैसे कि पाकिस्तान चीजें खरीदता है, गुड्स, अगर मैं गुड्स की बात करूं, रॉ मटेरियल की बात करूं, तो वो भी हम खरीदते हैं। फिनिश्ड गुड भी खरीदते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स जिसको पाकिस्तान में लाके फिर हम असेंबल भी करते हैं, वो चीजें भी खरीदते हैं। जैसे कि गाड़ियां हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे कि लग्जरीज की पहले बात करूंगा, जैसे कि आईफोन हम बाहर से खरीदते हैं, जैसे कि लग्जरी वॉचेस हम बाहर से खरीदते हैं। ये मोस्ट ऑफ द चीजें, लैपटॉप और ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो है वो भी मोस्टली हमारी बाहर से आती हैं। आपके मेडिसिन बाहर से आते हैं, कपड़े बाहर से आते हैं। अगर मैं कहूं कि ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो आप कंज्यूम करते हैं वो सारी चीजें बाहर से आती हैं। सर ये तो ठीक है, क्या पाकिस्तान बाहर चीजें बेचता भी है? यस, पाकिस्तान बाहर चीजें बेचता भी है। सर इसकी क्या एग्जांपल है? पाकिस्तान भी बाहर चीजें बेचता है। यस, पाकिस्तान बहुत सारी चीजें बेचता है। अब मैं आपको हैरान कर देने वाली एग्जांपल बताऊं कि पाकिस्तान अपने मेडिसिन का 70% अपनी प्रोडक्शन का, मेडिसिन की प्रोडक्शन का 70% बाहर बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, और 30% पाकिस्तान में यूज होता है। सर तो इंपोर्ट क्यों करते हैं? इंपोर्ट भी करते हैं। अब जरूरी तो नहीं है, जैसे हमारे घर में हम हर लिहाज से खुद कफील तो नहीं है, हम अपने घर में चीजें बनाते भी हैं, जैसे खाने की बहुत सारी चीजें हम अपने बनाते भी हैं, लेकिन बाहर से भी तो खरीदते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती तो वह हम बाहर से खरीद लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्शन के लिए फॉर एग्जाम्पल कुछ रॉ मटेरियल चाहिए तो बाहर से खरीद लेते हैं। फिनिश्ड गुड हमने उसकी फिनिशिंग करनी है तो हमारे पास उसकी रिफाइनरी फॉर एग्जाम्पल नहीं है, तो बाहर से रिफाइन करवा के यहां पे पाकिस्तान में सेल करते हैं और बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। तो हर लिहाज से कोई मुल्क जो है वो खुद कफील नहीं होता। आप कुछ चीजें खुद प्रोड्यूस भी करते हो, कुछ बाहर बेचते भी हो, कुछ बाहर से खरीदते भी हो। ये तो हो गई बात गुड्स की। अब सर्विसेज की भी बात करते हैं। पाकिस्तान क्या बाहर की दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड करता है? यस, बिल्कुल करता है। सर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान बाहर की दुनिया को कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक सर्विस की मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि पाकिस्तान बाहर से आने वाले लोग, उनको टूरिज्म सर्विस भी प्रोवाइड करता है। हाँ, ये तो आपको पता है, टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं जहां पे टूरिस्ट आते हैं, उनको हम टूरिज्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टूरिज्म करते हैं, टेररिज्म सर्विसेज नहीं है, टूरिज्म सर्विसेज है। इसके अलावा पाकिस्तान कंसल्टेंसी सर्विसेज, जैसे हमारे कंसल्टेंसी डिपार्टमेंट्स के लोग होते हैं, वो माशाल्लाह से बहुत एक्सपर्ट हैं, पूरी दुनिया में इनको माना जाता है। तो वो क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को
ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आपके ऑडिट टीम, आपकी मेडिकेशन की जो टीम है, ये इनके बाहर के जो सेमिनार्स होते हैं उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके टीचिंग जो है वो मोस्टली जो हमारे यहाँ पे इदारे हैं जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपने देखा होगा बाहर से लोग आते हैं, उनको भी हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो गोरे, उनके बच्चे जो है वो खुद काम करने के आदी नहीं होते, उन्हें बस क्या चाहिए होता है कि थोड़ी सी इनके पूरे सेशन की असाइनमेंट है, पाकिस्तान को, हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लोगों को $2-2, $4-4 डॉलर देते हैं और वो पूरे सेमेस्टर की असाइनमेंट उनको बना के दे देते हैं। तो ये भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको। सर क्या हम बाहर से सर्विसेज खरीदते भी हैं? यस, बाहर से सर्विस खरीदते भी हैं, बाहर से भी सर्विसेज लेते हैं। वो क्या हो सकती हैं? वो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मशीन बाहर से कोई इंपोर्ट की है, अब मशीन चलाने का हमें तरीका नहीं आता तो मशीन के साथ एक गोरा भी इंपोर्ट करते हैं। वो गोरा क्या करता है कि एक तो मशीन को चलाने के तरीका वारदात सिखाता है, प्लस हमारे बंदों को ट्रेन भी करता है, वो हमारे बंदों को भी ट्रेन करता है। सो एक ट्रेनर हमें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी टीम के लिए हम बाहर से कोच अरेंज करते हैं, तो ये भी उसके सर्विसेज हैं। मेडिकल कैंप लगते हैं, बाहर से डॉक्टर्स आते हैं, ये भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाहर वाले पाकिस्तान में हमें। तो ये गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान प्रोवाइड करता भी है और यही गुड्स एंड सर्विसेज पाकिस्तान बाहर से लेता भी है। पूरे पाकिस्तान का बाहर के साथ ये वाली जो ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन में फाइनेंस की इन्वॉल्वमेंट को हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। ठीक है, अब बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट की डेफिनेशन क्या होगी कि पाकिस्तान का बाहर की दुनिया के साथ जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इसको मैं एक ही लफ्ज में जो है वो कंबाइन करूंगा, और वो ये है कि पाकिस्तान का बाहर की दुनिया के साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एक साल की, उसको हम क्या नाम देते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड है। ओके, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होती है बाहर की दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन। अच्छा, हमने लाहौर से कराची कोई चीज बेच दी, तो ये इस बैलेंस ऑफ ट्रेड या पेमेंट अकाउंट में वो चीज आएगी? वो चीज नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो विद इन द कंट्री है। तो विद इन द कंट्री नहीं, पाकिस्तान की ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाहर किसी भी कंट्री के साथ हो सकती है ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान के अंदर ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी। मैंने कोई चीज दुकान से खरीदी, सर इधर इसको जो है वो एंट्री करूं, इधर अकाउंटिंग, इसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, इसकी एंट्री यहां पे नहीं होगी। बाहर से मैं कोई चीज खरीदता हूं, वो चाहे ₹1 की क्यों ना हो, वो बाहर से आने वाली चीज जो है वो इस अकाउंट में ये चीज आएगी। और याद रखिएगा बच्चों, इस अकाउंट को हैंडल जो करता है वो सेंट्रल बैंक होता है। कौन? सेंट्रल बैंक। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड पूरे पाकिस्तान का अकाउंट है, ये पूरे पाकिस्तान का अकाउंट है। इसमें पाकिस्तान के एसेट्स आ रहे होंगे, इसमें पाकिस्तान की लायबिलिटीज आ रही होंगी, इसमें पाकिस्तान में जो पैसे आ रहे हैं वो रिकॉर्ड होंगे, इसमें पाकिस्तान से बाहर जो पैसे जा रहे हैं वो रिकॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट। इसके डिस्कशन से पहले मैं आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट दिखाऊंगा। सर व्हाट इज मीन बाय बैलेंस शीट? बैलेंस शीट शायद आपको इंफॉर्मेशन हो, नहीं तो फिर इधर देखें बैलेंस शीट में क्या होता है। बैलेंस शीट, या आपने शायद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से इसको पढ़ा होगा। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट होती है, मैं लिखता हूं ABC कंपनी, इसकी ये बैलेंस शीट है। अब बैलेंस शीट में क्या होता है कि हम इस कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटीज देखते हैं। कंपनी के एसेट्स और कंपनी की लायबिलिटीज देखे जाते हैं, यानी उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन उसमें देखी जाती है कि ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो वो सबसे पहले इनके आ रहे होते हैं एसेट्स। एसेट्स इनके दो तरह के होते हैं। सर कंपनी के एसेट्स, तो एसेट दो तरह के कैसे हो सकते हैं? अच्छा, अगर किसी को यह प्रॉब्लम हो ना कि एसेट क्या चीज है, तो वो ऐसा करें कि गूगल करें सबसे पहले। इससे पहले अभी इधर पॉज करें, आप पहले गूगल से समझें इसको, या फिर मुझे मैसेज करें, उसके बाद फिर अगला जो है वो आप ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि आपको ऐसे फिर बात समझ नहीं आएगी। सबसे पहले आपने समझना है एसेट्स को, और उसके बाद फिर एसेट्स को हम बाइफरकेट करते हैं नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में।
एसेट दो तरह के होते हैं, एक नॉन करंट एसेट होते हैं, दूसरे करंट एसेट होते हैं। कंपनी के नॉन करंट एसेट सारे, जैसे फॉर एग्जांपल ये नॉन करंट एसेट है, ए बी सी, ये 3 नॉन करंट एसेट थे। इन तीनों नॉन करंट एसेट्स का अमाउंट यहां पे हम लिख ले हैं 150, 50 एंड 100। इसी तरह करंट अकाउंट में कुछ एसेट्स होते हैं, ये करंट एसेट्स हो गए। अब इनका हम टोटल करते हैं, नॉन करंट का भी टोटल क्या जाता है, इनका भी टोटल क्या जाता है, ये बराबर है 300 के और ये बराबर है 50 के। तो फिर क्या क्या कहते हैं कि टोटल करंट एंड नॉन करंट, तो ये टोटल बराबर है 350 का। ये तो टोटल हो गया करंट और नॉन करंट का। इसी तरह उसके बाद फिर एसेट के बाद इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हम लिखते हैं, इसका भी टोटल होता है, टोटल यहां पे इसका आ जाता है। और इसके लिए शर्त यह है कि ये टोटल क्या हो, बराबर हो, ये टोटल इसका बराबर होना चाहिए। ऊपर अगर 350 है तो नीचे भी 350 आना चाहिए, ऊपर अगर 100 है तो नीचे भी 100 आना चाहिए। तो ये एसेट और लायबिलिटीज आपकी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर इसमें कोई मिसमैच है तो हम कहते हैं आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं कर रही है, बैलेंस शीट खराब है, यानी आपने कोई गलती की है इसमें। तो ये बैलेंस शीट कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बेसिकली इंडिकेट कर रही होती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल कंपनी का स्टेटस देखते हैं, ठीक है, ये बैलेंस शीट होती है। इधर आए, अब इधर देखें, हम भी पूरे पाकिस्तान का अकाउंट बनाएंगे। इन्होंने तो एक एबीसी कंपनी का बनाया ना, हम पूरे पाकिस्तान का बनाएंगे। पी फॉर प्यारा पाकिस्तान, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आगे जो होता है ना तो वो मैं आपको दिखा नहीं रहा, एज ऑन, फॉर द ईयर, वो क्या चीजें होती है वो छोड़ें, बस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। हम भी इधर क्या करते हैं, हम भी करंट अकाउंट लिखते हैं इधर। हमारे भी जैसे जैसे आप ये देखिएगा, जैसे इनके 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर 1 एसेट्स, कंपोनेंट नंबर 2 इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हमारे भी इस बैलेंस शीट के 2 आइटम्स, दो सेक्शन होते हैं, करंट एसेट, सॉरी करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, दूसरा हमारा है कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट, कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। हमारे भी 2 अकाउंट होते हैं, इनके भी 2 अकाउंट होते हैं किसी कंपनी के, हमारे भी 2 अकाउंट होते हैं किसी कंपनी के। सर हमारे इन अकाउंट्स में क्या होता है, इनके अकाउंट्स में तो नॉन करंट एसेट्स की लिस्ट आ रही होती है, करंट एसेट की लिस्ट आ रही होती है, यानी ये सब कंपोनेंट है, इस सेक्शन के सब कंपोनेंट ये है। इसी तरह सेक्शन के भी सब कंपोनेंट्स होते हैं हमारे। सर इस सेक्शन के कंपोनेंट्स, 2 सेक्शन हमारे भी हैं, सेक्शन नंबर 1 करंट अकाउंट, सेक्शन नंबर 2 कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। सर हमारे सेक्शन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो देखते रहिएगा। हमारे सेक्शन के कंपोनेंट्स हैं ट्रेड इन गुड्स, पाकिस्तान क्या बाहर से चीजें, गुड्स मींस चीजें, कौन सी चीजें, टेंजिबल चीजें। कौन सी सर, टेंजिबल चीजें। टेंजिबल चीजें कौन सी होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, महसूस करते हैं, सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। सर क्या पाकिस्तान बाहर से चीजें खरीदता है, यस। क्या पाकिस्तान बाहर को चीजें बेचता है, यस। नंबर 2 ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रेड्स इन गुड्स के साथ साथ ट्रेड इन सर्विसेज। सर ये सर्विसेज क्या है, ये तो इनटेंजिबल आइटम्स हैं,
जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ। तो क्या पाकिस्तान बाहर के दुनिया को सर्विसेज प्रोवाइड करता है? यस करता है। क्या पाकिस्तान बाहर के दुनिया से सर्विसेज लेता है? यस बिल्कुल लेता है। ठीक है, अब आगे आगे जो वर्किंग होगी वो मैं बाद में बताऊंगा। ये कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट हो गए। 2 कंपोनेंट इधर और भी आते हैं, 2 कंपोनेंट इसके और भी होंगे। ये 2 कंपोनेंट समझने से पहले कुछ थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, इसको समझते हैं, थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, इसको समझते हैं। अभी सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको कंपोनेंट्स बताऊंगा। कंपोनेंट से पहले मैं इधर थोड़ी सी वर्किंग करता हूं, उसके बाद जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स है वो आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन से होते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं डी आर डॉक्टर नहीं, डी.आर. डेबिट, सी.आर. क्रेडिट, और यहां पे आएगा बैलेंस, नेट बैलेंस ही होगा, नेट बैलेंस। सर ये सी.आर. का मतलब क्या है, डी.आर. का क्या मतलब है? सी.आर. का मतलब क्रेडिट है, डी.आर. का मतलब ये डेबिट है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा कि जब आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं तो आपको मैसेज क्या आता है? अकाउंटिंग वाले टीचर ने शायद आपको बताया होगा कि डेबिट साइड वो है जिसमें आपका इजाफा हो रहा हो, क्रेडिट वो है जिसमें कमी हो रही हो, तो वो वाली साइड क्रेडिट साइड है, उन्हें उसको कम करो। अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि जब आपके बैंक में मैसेज आता है तो मैसेज क्या होता है कि जब आप पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय, मैसेज यही होता है ना, बेशक देख ले अपना मैसेज देखें, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय, लेकिन अकाउंटिंग के टीचर ने तो कहा था क्रेडिट कम होना, इसका मतलब तो यह हुआ कि सैलरी हैज बीन कम। नहीं नहीं नहीं, सैलरी आती है, हमारे पास अकाउंट में पैसे आते हैं, तो सर क्रेडिट क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो हमारा अकाउंट भी तो कोई एक बैंक संभाल रहा है। क्या हमारा अकाउंट जो है वो मिजान बैंक संभाल रहा है? क्या हमारा पूरे इकोनॉमी का, पूरे कंट्री का, पूरे पी फॉर प्यारा पाकिस्तान मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्या पाकिस्तान का अकाउंट मिजान बैंक वाले देखते हैं? एमसीबी वाले देखते होंगे ना? नहीं नहीं, एचबी वालों को, एसबी वालों के पास होगा, नेशनल बैंक, कोई दूसरा बैंक, नहीं 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 नहीं, कोई नहीं, बल्कि एक ही बैंक देखता है और वो सेंट्रल बैंक होता है। हमारा अकाउंट सेंट्रल बैंक के पास है, तो वो भी तो एक बैंक है, तो सेंट्रल बैंक वाले हमारा अकाउंट मैनेज करते हैं। तो बताएं शाबाश कि हमारे अकाउंट में जब पैसे बाहर से आएंगे तो वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? पैसे आ रहे हैं अकाउंट में, अकाउंट में पैसे आते हैं तो मैसेज आता है योर सैलरी या योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट। मींस के क्रेडिट वाली साइड जो है ये आ वाली साइड है और डेबिट जा वाली साइड है। तो इसमें पैसे आएंगे, इधर से पैसे जाएंगे। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या चीजें खरीद रहे हैं, बाहर की इकोनॉमी से चीजें खरीद रहे हैं, तो पैसे मुल्क से बाहर जा रहे होंगे ना, तो डेबिट कर रहे होंगे हम, तो इधर डेबिट में लिखूंगा मैं। अगर मुल्क से, अगर बाहर वाला कोई बंदा पाकिस्तान से चीजें खरीद रहा है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। मैं बाहर के दुनिया को चीजें बेच रहा हूं तो क्रेडिट में लिखूंगा। मैं बाहर की दुनिया से चीजें खरीद रहा हूं तो डेबिट में लिखूंगा। इन सिंपली, इन शॉर्ट, पैसा आएगा तो आ, पैसा जा रहा है तो जा, पैसा आ रहा है तो आ वाली साइड, पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो जा वाली साइड। ये बात समझ आ गई? आ जा वाली बात समझ आ गई? ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर से चीजें खरीद रहा हूं, चीजें तो आ रही है पर पैसा क्या? जा। सर्विसेज में बाहर की दुनिया को दे रहा हूं, सर्विसेज तो जा है पर पैसा, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पैसे का अकाउंट है, चीजों का अकाउंट नहीं है। तो इसमें मैंने पहले जैसे बताया ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है बिटवीन पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर आपने दिखाया तो है नहीं हमें, चलें आपको दीदार करवा देता हूं एक दफा इस डेफिनेशन की, उसके बाद फिर हम उधर चलते हैं।
What is balance of payment account? Balance of payment account is a statement of all financial transaction of a country with the rest of the world over 1 year. ठीक है, तो यही चीज मैं करवा रहा हूं. ओके, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं. तो इधर हम यही कर रहे हैं. तो अभी तक आपको बात समझ आ गई? अभी तक की बात शायद शाबाश आपको समझ आ गई. क्या हमने डिस्कस किया? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज क्या होते हैं, और टेंजिबल इनटेंजिबल चीजें. और इसके अलावा ये जो आ जा है ये भी हमने देखा है. ये आ जा भी हमने देख लिया. ये आ जा को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. अगर ये नहीं ना समझ आया तो आगे बात भी आपको समझ नहीं आनी. ये फिर प्रॉब्लम होगी, ये फिर हमें प्रॉब्लम होगी. चले अब वापस आए. मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूं. एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा. अल्लाह करे बात हमारे दिल में उतर जाए. मुझे ये जगह चाहिए. ये आप नोट कर लें ताकि आपको याद रहे और कंपैरिजन आसान हो. फिर सर अब तो आपने रेज कर दिया, कैसे नोट करें? 15 सेकंड बैक करेंगे तो हो जाएगा नोट. ओके, इधर देखिएगा. मैंने एक मुर्गी खरीदी. क्या क्या? मैंने एक मुर्गी खरीदी. अब ये मुर्गी खरीद के मेरे खरीदने के 2 मकसद हो सकते हैं. 2 मकसद होते हैं. अब एक मेरा मकसद ये है कि मैंने मुर्गी खरीदी है और मैं इस मुर्गी के अंडे खाता रहूंगा. हर साल मुझे अंडे मिलते रहेंगे, अंडे मैं खाता रहूंगा. और एक ऑप्शन ये है कि मुझे जब कोई अच्छी प्राइस अगर लगती है तो मैं इसको क्या करूंगा? बेच दूंगा. तो मेरी नीयत दोनों केसेस में सिमिलर है क्या? नो नो नो, सिमिलर नहीं है, डिफरेंट मेरी नीयत है. एक में मेरी नीयत है अंडे हासिल करने हैं, दूसरे में मेरी नीयत है अच्छी कीमत लगेगी तो बेच दूंगा. अच्छी कीमत लगेगी तो बेच दूंगा. तो मेरी नीयत बताएं शाबाश. इस मुर्गी के खरीदने की मेरी 2 नीयतें बताएं शाबाश. एक है कि हर साल अंडे देती रहे मुर्गी और मैं अंडे खाता रहूं. दूसरे केस में मेरी नीयत यह है कि ये मैं अगर अच्छी प्राइस लगे ना तो मैं बेच दूंगा. ओके, तो मैं बेच दूंगा. अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि मैंने जो अंडे ये मुर्गी खरीदी है अंडों के लिए, इसके एक तो मैं अंडे लूंगा, हर साल अंडे लूंगा, और दूसरा मैं इसका देखभाल करूंगा कि नहीं? हाँ, देखभाल करूंगा. यानी मैं बड़े प्यार से इसको रखूंगा, अच्छी तरह मैं मैनेज करूंगा. तो मेरी मैनेजमेंट भी होगी, अच्छी मैनेजमेंट होगी मेरी. ऑन द अदर हैंड इधर मुझे जरा देख के बताइएगा कि मुर्गी हमने बेचने के लिए रखी हुई है. तो बेचने के लिए रखी हुई है, क्या वैसे ही इसका ख्याल रखें जैसे हम ये हर साल यानी इस मुर्गी का ख्याल रख रहे हैं कि ये तो हमारे पास 5 साल रहेगी? नहीं, हो सकता है 5 मिनट रहे, हो सकता है 5 दिन हमारे पास रहे, उसके बाद हम जब अच्छी कीमत लेंगे तो बेच देंगे. अच्छा, मेरा एक मासूमाना सवाल आपसे. मुझे आप ये बताइएगा कि अगर ये मुर्गी जो हमने बेचने के लिए रखी हुई है, अगर ये अंडे दे दें तो क्या करेंगे? तो उसे कहेंगे हमें तो नहीं चाहिए थे, वापस करो, खुद ही खाओ मुर्गी अंडे. नहीं, हम क्या करेंगे? अंडे ले लेंगे ना. अंडा अगर मिलता है तो ले लेंगे. बताए शाबाश, क्या उसी तरह हम इसको मैनेज करेंगे? नो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी मैनेजमेंट में.
ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। अच्छा, ये तब होता है जब हमने क्या क्या हो, जब हमने 10% या उससे ज्यादा के शेयर्स खरीदे हों, जब हमारे पास 10% या उससे ज्यादा का कंट्रोल हो, और ये लेस देन 10% का कंट्रोल हो। सर ये क्या बातें शुरू हो गई, अब सुने। हमने क्या क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट की है। मुर्गी तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थी, हमने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट की दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमने ये इन्वेस्टमेंट की है फॉर सेल, यानी हमने शेयर्स खरीदे हैं, शेयर की प्राइस जैसे बढ़ेगी, हमने क्या क्या है, हमने शेयर्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट होती है तो शेयर मिलते हैं ना बदले में, या तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो बेच देंगे, या फिर हर साल शेयर्स के अंडे खाते रहेंगे। सर व्हाट इज मीन बाय शेयर के अंडे? शेयर के अंडे इज डिविडेंड, हम हर साल डिविडेंड लेते रहेंगे। हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पे हर साल हमें डिविडेंड आता रहे, इसलिए हो सकता है हमने ये शेयर्स खरीदे हो यानी इन्वेस्टमेंट की हो। तो हमारे इन्वेस्टमेंट के दो तरीके हो सकते हैं, दो सोर्स हो सकते हैं, या तो हम इसको शेयर्स को बेच देंगे जब अच्छी कीमत लगेगी, यानी जब शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर हम रख लेंगे और हर साल डिविडेंड लेते रहेंगे, हर साल हम डिविडेंड लेते रहेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि जो हमने शेयर्स सेलिंग पर्पस के लिए खरीदे थे, वो अगर डिविडेंड दे दें तो अच्छी बात है। बताएं शाबाश, क्या यहां पे मेरी इंटेंशन अंडे लेना ही थी? क्या मेरी इंटेंशन डिविडेंड हासिल करना था? नो इंटेंशन टू रिसीव डिविडेंड, नो इंटेंशन टू रिसीव डिविडेंड। तो अगर आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे। बताएं शाबाश इधर, यस यहां पे तो हमारी नीयत यही थी ना, यहां पे स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है टू रिसीव डिविडेंड रिसीव करने की हमारी इंटेंशन यहां पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन थी। तो अच्छा बच्चों, मुझे अब ये बताएं कि यहां पे हमने इन्वेस्टमेंट की है, बदले में क्या मिल रहा है? डिविडेंड। हमने इन्वेस्टमेंट की है, बदले में डिविडेंड आ तो रहा है, पर हमारी नीयत नहीं थी। यहां पे तो मेरी प्राइमरी नीयत ही यही थी, इंटेंशन ही मेरी यही थी कि मैं इंशाल्लाह यहां से डिविडेंड कमाता रहूंगा। कहता है ये डिविडेंड, यानी ये कैसे पता चलेगा हमारी इंटेंशन? अगर 10% से ज्यादा हमने शेयर्स एक्वायर किए हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि हमारी नीयत क्या है? डिविडेंड हासिल करने की है, और हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये 10% से कम हो तो हमारी इंटेंशन तो नहीं है डिविडेंड रिसीव करना, लेकिन अगर आ जाए तो ले लेंगे, और हम मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब इसी कॉन्सेप्ट का मैं यहां से आपको मतलब समझाता हूं। देखिए मैंने ये क्यों आपको ये एग्जांपल दी है, हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट दो तरह हो सकती है। एक तो हमारी इंटेंशन क्या हो, अंडे हासिल करना हो, और दूसरा हमारी इंटेंशन क्या हो, या फॉर सेल हो। अगर हमने ये डिविडेंड हासिल करने के लिए, हर साल डिविडेंड हासिल करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट की है, शेयर खरीदे हैं या मुर्गी खरीदी है, तो इसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इसको क्या नाम देते हैं? अगर हमारी नीयत ना हो फिर भी हमें ये आ जाए तो दिस इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यानी अब इन्वेस्टमेंट के एक्चुअली ये दो ब्रांचेस है। एक को हम नाम क्या देते हैं? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,
और दूसरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होगी? जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी नीयत क्या होती है? शेयर होल्ड करना, यानी डिविडेंड अर्न करना। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम डिविडेंड जो है वो हमारी प्राइमरी इनकम कहलाती है, यानी प्राइमरीली मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये इनकम अर्न करूं। बताएं क्या इसमें मेरी इंटेंशन ही प्राइमरी इनकम अर्न करना है? नहीं, इधर तो सेकेंडरी इनकम है, ये सेकेंडरी इनकम है, इधर मेरी इंटेंशन ये नहीं होती। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब इसकी वर्किंग यहां पे कैसे होगी वो मैं आपसे पूछूंगा। हमने तो इधर क्या देखना होता है? इधर तो हमने सिर्फ पैसे का आना जाना देखना होता है ना, कि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो वो अभी हम पैसों का आ जा देखेंगे। पॉज कीजिए जी, आवाज भी क्लियर है? ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, ये तो इन्वेस्टमेंट की दो टाइप्स हो गई, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और दूसरी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हमारी नीयत ही डिविडेंड अर्न करना होता है, यानी प्राइमरी इनकम। डिविडेंड क्या है? ये प्राइमरी इनकम है मेरी। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मेरी नीयत तो नहीं होती डिविडेंड अर्न करना, लेकिन अगर आ जाए तो ये मैं रिसीव कर लूंगा। सर व्हाट इज मीन बाय डिविडेंड? ये तो मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताना। डिविडेंड किसे कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं अंडों को। हाँ, ये है ना अंडे। इन्वेस्टमेंट के बदले पैसे। डिविडेंड कहते हैं प्रॉफिट जो आया, जो प्रॉफिट आता है वो हम शेयर होल्डर्स में उसके दो हिस्से किए जाते हैं। या छोड़े, दो हिस्से क्या करने, पूरे का पूरा डिविडेंड के तौर पे बांट देंगे हम, हमारी मर्जी, हमारा प्रॉफिट है जी। ये प्रॉफिट आया, इसको हम शेयर होल्डर्स में हम बांटते हैं। क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर में, डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स। ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर के उस हिस्से को कहते हैं डिविडेंड। प्रॉफिट आया, प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हर शेयर होल्डर को जो उसका हिस्सा मिला उस हिस्से का नाम है डिविडेंड। यानी डिविडेंड बेसिकली प्रॉफिट का हिस्सा है। तो इसी तरह जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो ये इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स आते हैं, प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड मिलता है। इधर भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। लेकिन ये वाला जो डिविडेंड है ये हमारी नीयत होती है कि इन्वेस्टमेंट यानी शेयर्स जो है वो हम अपने पास रखेंगे, और इस केस में शेयर्स जो है वो अपने पास, यानी अपने पास नहीं रखेंगे कैश। जैसे ही कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो हम इस शेयर को बेच देंगे, यानी उसके बदले जो डिविडेंड आएगा उसकी हमारी नीयत नहीं थी डिविडेंड लेने की, लेकिन डिविडेंड आ जाए तो हम रिसीव कर लेंगे। तो ये पैसा है, आ गया तो रिसीव करेंगे, अपने पास रखेंगे भी, होल्ड भी करेंगे। और ये वो पैसा है जिसमें हमारी नीयत नहीं थी लेकिन आ गया तो हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, अब इसकी जो है वो यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में कहां पे प्लेस करेंगे और उसको देखें। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट में सेक्शन में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट यहां पे होती है, इन्वेस्टमेंट यहां पे होगी। अब दोनों इन्वेस्टमेंट यहां पे आनी है। चले मैं इन्वेस्टमेंट की हेडिंग डाल दूं, ऐसे जरूरत नहीं है इसकी, ताकि आपको याद रहे, आपकी याद दहानी के लिए फिर मैं यहां पे इन्वेस्टमेंट की हेडिंग डाल रहा हूं। इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की है, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और दूसरी इन्वेस्टमेंट जो है वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों याद रखिए, इन्वेस्टमेंट इधर ही आएगी, इन्वेस्टमेंट दोनों इधर आएगी। इन्वेस्टमेंट के बदले मिलने वाला या पे करने वाला डिविडेंड इधर आएगा।
क्योंकि वो हम हर साल पे कर रहे होते हैं, जो हर साल पे कर रहे होते हैं उसको हम करंट अकाउंट में लिख रहे होते हैं। तो ये प्राइमरी इनकम है या सेकेंडरी इनकम है, इसको हम इधर क्लासिफाई करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इधर क्लासिफाई करेंगे। प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी इनकम, इसका दूसरा नाम भी है यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये मैं आपको बता दूंगा ये किसे कहते हैं, ये मैं बाद में बता दूंगा। अभी पहले ये देखिएगा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने इन्वेस्टमेंट की है किसी बाहर की कंपनी में, तो मुझे बताएं कि मुल्क से पैसा बाहर जाएगा या मुल्क में आएगा? मुल्क से डेफिनेटली पैसा बाहर जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट हमने की है, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आम में आना चाहिए, जा में, तो ये बिल्कुल शाबाश जा में आएगा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है, तो जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इन्वेस्टमेंट सर कौन सी है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। मुझे बताएं, मैं इन्वेस्ट करता हूं तो डिविडेंड, मैं इन्वेस्ट करता हूं तो पैसा मेरी जेब से जा रहा है, लेकिन डिविडेंड क्या होगा? आएगा, डिविडेंड आएगा, पैसा जाएगा, डिविडेंड आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के बदले पैसे जो होंगे वो इधर आएंगे, और जो डिविडेंड होगा वो क्रेडिट में होगा। तो क्रेडिट में या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा। अब आपने मुझे बताना है, इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, डिविडेंड जो है वो आएगा, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा। अब डिविडेंड कौन से वाला होगा? ये सेकेंडरी इनकम या प्राइमरी इनकम? अगर तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो इसमें तो हमारी नीयत ही इनकम, ये डिविडेंड कमाना है, तो ये प्राइमरी इनकम है। इसको हम यहां क्लासिफाई करेंगे। कुछ कोई बात समझ आई? नहीं आई? कोई मसला नहीं। इधर देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी बाहर की कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया, क्या हुआ? किसी बाहर की कंपनी ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। सर कौन सी इन्वेस्टमेंट की है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? ये देख लेना, ये ऐसे यहां से पता चलेगा, यहां से पता चलेगा। अगर उसने इन्वेस्टमेंट 12% किया तो इसका मतलब ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी कर रही है या बाहर का कोई बंदा कर रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट से आएगा। तो पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्टमेंट से आएगा। तो बताएं शाबाश, पाकिस्तान वाले क्या पे करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। पाकिस्तान वाले क्या करेंगे? डिविडेंड पे करेंगे। तो पे करेंगे, या तो इधर आएगा ये डिविडेंड या फिर इधर आएगा। उनकी इन्वेस्टमेंट थी 12%, तो 12% तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। मींस के उनकी वो जो है वो उसको रखना चाहते हैं, हर साल ये अंडे खाना एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो बात समझ आ गई हमें? अगर ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती और हम कर रहे होते इन्वेस्टमेंट, तो जब हम कर रहे होते तो हम इसको डेबिट साइड में लिखते, और दूसरी बात यह कि डिविडेंड आ रहा होता, लेकिन ये डिविडेंड हमारी प्राइमरी इनकम नहीं बल्कि सेकेंडरी इनकम होनी थी। और अगर बाहर की किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है, तो बाहर की कंपनी की इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है उसको हम इधर क्लासिफाई करेंगे, और ये चूंकि इंटरेस्ट सॉरी डिविडेंड जो है वो हमने पे करना है, तो वो सेकेंडरी इनकम में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ठीक हो गई बात? तो इसके चारों कंपोनेंट पूरे हो गए, 1 2 3 4। इसके कितने कंपोनेंट हो गए? 1 2, कितने रह गए? 3 4, 4 दोनों के कंपोनेंट है। 2 सेक्शन 4 कंपोनेंट, 2 सेक्शन 4 कंपोनेंट। इसकी भी 2 कंपोनेंट है। नंबर 3, गवर्नमेंट बोरोइंग्स। गवर्नमेंट बाहर से भी तो लोन लेती है ना वो। एंड नंबर 4, ऑफिशियल रिजर्व्स, जो किसी और के पड़े हुए हमारे पास, किसी और से आए हैं हमारे पास, वो भी हमारी लायबिलिटी होती है। अगर हमने लोन किसी से लिया है, गवर्नमेंट ने किसी से लोन लिया है, तो गवर्नमेंट के जितने भी पैसे बाहर से आएंगे वो भी तो गवर्नमेंट के अकाउंट में आएंगे ना। तो ये गवर्नमेंट का ही तो अकाउंट है, तो पैसे आ में रिकॉर्ड होंगे। अगर बाहर के किसी उसको हमने देने हैं पैसे, यानी उधार देना है, अल्लाह करे कभी ऐसे हो कि हम भी बाहर वालों को उधार दें, तो वो इधर आएगा।
अच्छा हमने उधार लिया है, ये उधार लेने वाला तो आ में आ गया। इस लोन के बदले बताएं सबस इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? हाँ, लोन के बदले इंटरेस्ट होता है तो वो प्राइमरी इनकम में जाएगा, लेकिन चूंकि हमने लिया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जा वाली साइड में आ जाएगा। इसी तरह ऑफिशियल रिजर्व है, अगर हमारे पास है तो आ है, हमारे पास से जा रहे हैं तो ये जा में चला जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी बैलेंस शीट थी, दोनों साइड्स को आपने क्या किया था, टोटल क्या था और फिर आपका टोटल आया था। हमारा भी इसी तरह ये टोटल होगा, हम भी इसी का टोटल करेंगे। पॉज कीजिए जी। तो अब दोनों हमारे साइड्स आ गए, दोनों सेक्शन में। ये सेक्शन में अगर 100 आएगा तो चूंकि हमारी भी तो बैलेंस शीट है तो इधर भी 100 आना चाहिए, लेकिन इधर एक ट्विस्ट है, इधर एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको, आ जाए वो मैं दिखाता हूं आपको, वो देखते रहें, वो देखते रहें। जैसे ये भी हमने एक अकाउंट बनाया हुआ है, सेम उसी तरह का अकाउंट है, सेम उसी तरह। पाकिस्तान बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, ये उसमें करंट अकाउंट, फाइनेंसिंग एंड कैपिटल अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बोरिंग, ऑफिशियल रिजर्व्स। इसका आया है टोटल 3120। इधर भी 3120 है, लेकिन डिफरेंस देखिएगा, ये 3120 नेगेटिव बैलेंस है और ये 3120 ब्रैकेट के बगैर जिसे आप पॉजिटिव बैलेंस कहते हैं, ये वो बैलेंस है। ये लाइन का क्या मतलब है, ये देखिए, ये एग्जाम टिप देखिएगा, सम ऑफ बोथ सेक्शन। सर कौन से दो सेक्शन है? सम ऑफ बोथ सेक्शंस, सम ऑफ बोथ सेक्शन। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? सम ऑफ बोथ सेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड ऑलवेज बी 0। जबकि आपके कंपनी के बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं था लिखा हुआ। कंपनी के बैलेंस शीट में आपकी वैल्यूज इक्वल तो होने चाहिए, बट 0 जरूरी नहीं है, जबकि यहां पे हमारी वैल्यूज क्या होंगी? 0 आएंगी। यानी अगर ये पॉजिटिव बैलेंस है तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर वो ऊपर वाला नेगेटिव है, अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो ये मेरा बैलेंस नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है? नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या है? यहां पे नेगेटिव से मुराद है डेफिसिट। यहां पे क्या मुराद है? डेफिसिट, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट बैलेंस। तो ये यहां पे 3 ऑप्शंस है, या तो ये डेफिसिट हो सकता है, या फिर सरप्लस हो सकता है, या फिर डेफिसिट हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो खास बात है वो ये कि दोनों जो सेक्शन है उसका सम बराबर होगा किसके? 0 के। उधर मैंने लिखा था वो इक्वल होना चाहिए, यहां पे इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यहां पे इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये इसमें खास बात है। देखें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बैलेंस शीट उधर भी थी, बैलेंस शीट इधर भी है। उधर भी बैलेंस शीट का ऊपर वाला बैलेंस नीचे वाला बैलेंस बराबर आता था, इधर भी हमारे इस बैलेंस शीट में ऊपर और नीचे जो बैलेंसेस है वो सेम रहते हैं, लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ, ताकि दोनों का सम क्या हो? किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, ये इसमें खास बात थी। फिर से सुनिएगा, 2 सेक्शन होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के। सेक्शन 1 करंट अकाउंट, इसमें 4 कंपोनेंट है, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बोरिंग्स एंड ऑफिशियल रिजर्व्स। ये 4 इसके सब कंपोनेंट्स है। 2 सेक्शन, टोटल 8 कंपोनेंट्स। इन दोनों का जो बैलेंस है वो इक्वल होना चाहिए, और इक्वल कैसे हो कि दोनों का सम बराबर हो किसके? 0 के। करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है, करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, करंट अकाउंट बैलेंस में भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ और लिखवाना चाहता हूं, वो देखते रहे। ट्रेड इन गुड्स, इसके साथ आप लिखेंगे, इसके साथ आप लिखिएगा BOT, BOT। और इसके साथ आप लिखें BOP, BOT एंड BOP। BOP बैंक ऑफ पंजाब नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट।
बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर इस बीओटी का मतलब क्या है? बीओटी मींस कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल गुड्स। ट्रेड यही था ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? ये है बिटवीन पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान का बाहर की दुनिया के साथ ट्रांजैक्शन। तो मैं क्या कह सकता हूं? बीओटी इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ट्रेड मींस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल गुड्स। तो ये बीओटी है। व्हाट इज बीओपी? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आइटम। तो ये दो डेफिनेशन भी आपने याद कर लिए, ठीक है? एक तो ये डेफिनेशन, दूसरी ये डेफिनेशन, तीसरी ये वाली डेफिनेशन, ये वाली चौथी ये वाली डेफिनेशन। तो ये दोनों डेफिनेशन भी हमें पता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सर कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है? सर वो इन्वेस्टमेंट जो हमने किस लिए, डिविडेंड की नीयत के लिए हमने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है। मैनेजमेंट में हम पार्टिसिपेट करते हैं, शेयर में हमारी परसेंटेज 10% या उससे ज्यादा होती है, और हमारी इंटेंशन है टू रिसीव डिविडेंड। दिस इज कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वो इन्वेस्टमेंट जो हमने सेल के लिए रखी हुई है कि जब अच्छी कीमत लगेगी तो हम इसको बेच देंगे। सर क्या हम मैनेजमेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नो 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 नो, नहीं कर सकते, और ये इसकी परसेंटेज 10% से कम होगी। तो ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। जो पढ़ा हमने वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूं, इंशाल्लाह यही होगा। और आपने याद भी कर लिया, आपने याद भी कर लिया। अब देखते रहिएगा, हमें सारा कुछ ये याद भी हो गया। अब इसको देखते हैं कि ये हमारी किताब में कहां लिखा हुआ है। बस अब सिर्फ देखते रहें आप। जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन इज कॉल्ड। सबसे पहले मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को डिफाइन किया था। इंटरनेशनल ट्रेड किससे कहते हैं? ट्रेड बिटवीन टू और मोर नेशन इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। ये उसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो ये लफ्ज इसके लिए बहुत खास है, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा कोई ट्रांजैक्शन जो है वो इधर नहीं आ रही होंगी। ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाहर की दुनिया, बाहर की दुनिया। पाकिस्तान, ये पाकिस्तान इसको अंडरलाइन करके लिखें। इसको आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल चाइना के साथ। ये वो अकाउंट है, ये वो अकाउंट है जिसमें वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है जो हम बाहर की दुनिया के साथ कर रहे हैं। देख लें वो अकाउंट। इसमें ये क्रेडिट साइड क्या है? ये क्रेडिट साइड क्या है? ये वही जो मैंने आपको बताया कि आ साइड है, पैसे आ रहे हैं। डेबिट साइड सर कौन सा है? कि जब पैसे बाहर जा रहे होंगे तो हमने इस अकाउंट में तो पैसे का आना और पैसे का जाना ही देखना होता है। पैसे का आना और पैसे का जाना ही देखना होता है। दो इसके सेक्शन है, कौन कौन से सर? दो इसके सेक्शन है। पहला सेक्शन करंट अकाउंट, दूसरा सेक्शन फाइनेंसिंग एंड कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट के कंपोनेंट कैसे? कंपोनेंट भी तो देख रहे हैं ना हम, कंपोनेंट ये देखिए कंपोनेंट्स देख रहे हैं। अब इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन सा? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम। इसको मैंने आपको लिखवाया। ये बेसिकली जो बैलेंस है ना, ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कहलाता है ये जो बैलेंस है ये कहलाता है BOT। और ये जो बैलेंस है ये है BOP, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड कौन सा बैलेंस होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, import and exports of tangible goods is called balance of trade. Imports and exports of tangible and intangible is called balance of payment. तो ये दोनों balances जो है
इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और ये करंट अकाउंट बैलेंस है, ये करंट अकाउंट बैलेंस है। ये अच्छा, प्राइमरी इनकम जो है, इसका प्राइमरी इनकम, इसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, और सेकेंडरी इनकम का दूसरा नाम यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर की एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बड़े भाई जो दुबई में बैठे हुए हैं वो जो पैसे बेचते हैं वो यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं उसको भी, यानी वहां से जो पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में जो बेच रहे हैं वो भी यूनिलेटरल ट्रांसफर है। इसी तरह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इधर आ रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बोरिंग, ऑफिशियल रिजर्व, तो इसका बैलेंस भी इधर आ रहा है। अब हमने जो है वो 3120 लेकिन ये आपको पता है ऊपर वाला डेफिसिट है, ये 3120 पॉजिटिव के साथ है, तो दोनों का नेट जो बैलेंस होगा वो किसके बराबर है, इक्वल्स टू 0, और ये हमेशा हमेशा बराबर होगा। अब करंट अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट्स देखिएगा, ये सारा कुछ आपने कर लिया और सर आपने याद भी कर लिया। करंट अकाउंट इट्स कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट इज द रिकॉर्ड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, कंपोनेंट नंबर 1, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर नंबर 4, चारों कंपोनेंट्स बताए। बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान और बाहर की जो दुनिया है, पाकिस्तान और बाहर की दुनिया में, तो ये चारों चीजें थी। क्लियर हो गई बात। अब ट्रेड इन गुड्स को डिफाइन करें। ट्रेड इन गुड्स को पहले मैंने भी आपको डिफाइन करके बता दिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स जैसे कि रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड, जैसे शुरू में बात हुई पाकिस्तान कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट करता है, तो वो गुड्स की बात हो रही थी। ट्रेड एंड सर्विसेज देखिएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज ओनली। सर्विसेज में कौन कौन से आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म, ये सारी एग्जांपल्स जो है वो पहले भी शुरू में हमने पढ़ ली। इन्वेस्टमेंट इनकम सर कौन सी होती है, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, यानी लोन के बदले जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और इन्वेस्टमेंट अगर किया तो वो डिविडेंड ऑन फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट। और यूनिलेटरल ट्रांसफर, दिस इंक्लूड रेमिटेंस फ्रॉम पाकिस्तानीज वर्किंग, यानी बड़े भाई जो हमारे बाहर बैठे हुए या बाहर से हमें कोई मुश्किल हालात में, मुश्किल सूरत हाल में जो बाहर से पैसे मिलते हैं फॉरेन या ओवरसीज एड, तो वो भी सेकेंडरी इनकम है या यूनिलेटरल ट्रांसफर में इसको क्लासिफाई करेंगे। फाइनेंशियल दूसरा जो है वो हमारा सेक्शन फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा, अगेन डेफिनेशन देखिएगा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो, यानी आ और जा ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेट्स। इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है आपको पता है, डेट्स जो है वो गवर्नमेंट बोरिंग भी है, और नंबर 2 ऑफिशियल रिजर्व जो है वो भी हमारे लाइबिलिटी होती है बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री, यानी बिटवीन पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कह सकते हैं कि चाइना फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है ना जस्ट। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल अकाउंट में क्या कौन कौन सा क्या चीज आती है, फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आएगा, फाइनेंशियल अकाउंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसको काट दें, इसको हम काट देंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एंड इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट, परचेज ऑफ मोर देन 10% शेयर्स आर बॉन्ड्स इन अ फॉरेन कंपनी। मैंने जो ऊपर आपको पहले ही बता दिया वो सारा इधर लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है एंड नो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन मैनेजमेंट, परचेज ऑफ लेस देन 10% शेयर्स आर बॉन्ड इन अ फॉरेन कंपनी। हमने अगर इन्वेस्टमेंट किया तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और सर ये कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में परचेज और सेल ऑफ ऑफिशियल रिजर्व, यानी फॉरेन करेंसी या गोल्ड जिसके साथ मैंने लिखवाया था, और गवर्नमेंट बोरिंग्स या रीपेमेंट अगर हम कर रहे हैं, किसी के पैसे दिए थे, वो किससे पैसे हमने उधार लिए थे, अब वो रिटर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल फिर से पढ़ लेते हैं। ये ऊपर अभी तक जो है वो सारी डेफिनेशन थी, पहले हमने सारी वर्किंग देख ली, उसके बाद फिर डेफिनेशन। सम ऑफ बोथ सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है, बैलेंस या सरप्लस। हाउएवर फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू द करंट अकाउंट। आगे मैं अगर लिख लूं विद ऑपोजिट साइन तो गलत तो नहीं होगा ना, विद ऑपोजिट साइन, ताकि वो दोनों का सम क्या हो, वो बराबर आ जाए। तो ये था हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें जो खास बात है वो ये है कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपने किसका ख्याल रखना है, आपने ये डेबिट और क्रेडिट, और दूसरी बात ये कि कौन सा कंपोनेंट किस सेक्शन में जाएगा,
और दूसरा ये कि डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होना है। तो इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। और एक चीज आपने और देखनी है कि क्या ये जो ट्रांजैक्शन हमें उसने दी है वो ट्रैप कैसे करता है। हमें जो ट्रांजैक्शन देता है वो ट्रांजैक्शन हमने सबसे पहले ये देखनी है कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अगर ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है तो फिर इस अकाउंट में आएगा। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के किस सेक्शन में आएगा उसके बाद फिर डिसाइड होगा। बात समझ आ गई। ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल से सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, यस आएगा। कौन से सेक्शन में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा, फाइनेंशियल एंड कैपिटल अकाउंट में आएगा। फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट में आता है तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? ट्रेड एंड गुड्स है, सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट यानी प्राइमरी इनकम है या सेकेंडरी इनकम है। अगर ये है तो फिर ठीक है करंट अकाउंट में आएगा। अब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा तो ये भी हमसे पूछ सकता है। वो जो मुश्किल सवाल पूछता है वो कहता है कि हमने इन्वेस्टमेंट की है, हमने इन्वेस्टमेंट की है, बताएं कि इसका डिविडेंड कहां पे आएगा। अब स्टूडेंट क्या कहता है? हमने इन्वेस्टमेंट की है तो पैसा तो बाहर जा रहा होगा, तो जो पैसा बाहर जा रहा है वो तो डेबिट साइड है। डेबिट साइड भी अच्छे से आइडेंटिफाई किया। इन्वेस्टमेंट हमने की है तो इधर ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, सर ये डेबिट होगा। और अल्लाह के बंदे उसने पूछा ये हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया, उसका डिविडेंड किधर जाएगा? तो जब हमने इन्वेस्टमेंट किया डेबिट जाएगा तो हमें बदले में डिविडेंड मिलेगा ना, तो मिलेगा तो वो तो क्रेडिट साइड पे आएगा और किस में? करंट अकाउंट में आएगा। तो आप उससे कहते हो नहीं ये तो फाइनेंशियल अकाउंट का हिस्सा है, ये डेबिट होगा तो गलत हो जाता है ये इस तरह। ठीक है, तो आपने इस चीज का लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये छोटा सा ही चैप्टर है, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम करेंगे। हाँ, एक चीज जो है वो इसमें मैंने नहीं पढ़ाई, वो ये है इसमें देखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड हम पढ़ चुके हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड देखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड मींस इंक्लूड नेट बैलेंस ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। नेट बैलेंस ये बैलेंस है, इसकी बात हो रही है। नेट बैलेंस ये रहा ना, नेट बैलेंस ऑफ फ्रॉम इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ विजिबल गुड्स। और अगर दोनों का नेट बैलेंस हो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन भी देख लें नीचे। इट इंक्लूड्स विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। ठीक है, तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। हाँ, ये जो डेफिनेशन है ये आज नहीं, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ताकि आज फिर ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो है वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि उसको वो जो हमारा पूरा फुल फ्लेज मैंने वो ड्रॉ किया है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट आपके सामने, आप इसको एक दफ़ा अपने हाथ से खुद बना लें, लिख लें जैसे मैंने आपको चीज़ें लिखवाई है। और वो जो इन्वेस्टमेंट और मुर्गी वाली एग्जाम्पल है ना, वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत अहम है। वो लाजमी आपने वो एग्जाम्पल जो है वो याद कर लेनी है और वो एग्जाम्पल्स जो है वो आपने नोट भी करनी है। एक तो आप करंट ये जो अकाउंट है इसको खुद दोबारा रीड्राफ्ट करेंगे और उसके अलावा एग्जाम्पल जो है वो भी आपने नोट करनी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, यहां पे इसको कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम।